Hello everyone, welcome back to Harin and Law channel. I am Kshama Pandya and today we'll discuss right to religion. तो हमने ऑलरेडी तीन फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर ली हैं, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज राइट टू रिलीजन. तो राइट टू रिलीजन इज फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आज के लेक्चर में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज राइट टू रिलीजन ऑब्वियसली. द सेकंड वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म. बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है. इसका इवोल्यूशन, इसका हिस्ट्री, इसका कॉन्टेक्स्ट, यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, इंडिया में क्या है, ये टर्म कब कॉइन किया गया, ये टर्म क्यों कॉइन किया गया, कौन से इम्पॉर्टेंट वॉर्स हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन से जो कंट्रीब्यूट किए इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में. तो बहुत सारी चीज़ें हैं सेकुलरिज्म में. और जो रीसेंट डिबेट है सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हम उतना ही सेकुलरिज्म डिस्कस करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट टू राइट टू रिलीजन. ठीक है. So to start with, what is secularism? Firstly, Indian secularism is very different from Western secularism. तो हमें इंडियन सेकुलरिज्म को उस सेकुलरिज्म को हटा के समझना पड़ेगा. ठीक है. वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कंपेयर मत करो. वी हैव अवर ओन वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म. हमने सिर्फ ये जो टर्म है सेकुलरिज्म, वी ओनली हैव बोरोड दिस टर्म फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न I can say Western world, but our concept is different. So if you will see the dictionary meaning of secularism or secular, it is same across the world, but implementation differs. So what is implementation or what is secularism in Europe is different from secularism in America, and it is different from secularism in India. तो इंडिया और अमेरिका के सेकुलरिज्म को फिर भी हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा सेम बोल सकते हैं, लेकिन यूरोप के सेकुलरिज्म को इंडिया के सेकुलरिज्म के साथ नहीं जोड़ सकते हैं. दे बोथ आर डिफरेंट. ये जो सिर्फ हमने वर्ड लिया है सेकुलरिज्म फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, अदर थिंग वी हैव अवर ओन. तो व्हाट इज सेकुलरिज्म? द फर्स्ट थिंग इज 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 added this word secular to the preamble of India. तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं. जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि whether India became secular only after this amendment or was India secular in original constitution also. Other question is this also, that was it needed to add this word secular in the preamble of India? Another question is, what is the meaning of secularism in context of India? तो ऐसे कुछ questions हैं. Let's answer all these questions one by one. Firstly, whether India was secular in the original constitution or not? The answer is yes. India has always been secular. Forget about the original constitution. If I talk about Indian history, भारत की हिस्ट्री भी अगर हम बात करें तो India has been always secular in the sense, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में एक ये फ्रेज है दैट इज सर्वधर्म समाभव, है ना. इसका मतलब है टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन, एक्सेप्टेंस टू ऑल रिलीजन एंड वेलकम ऑफ ऑल रिलीजन. तो ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सेकुलरिज्म सिखाया है, नहीं. हमें पहले से ये सेकुलरिज्म इन प्रैक्टिस तो पता ही था दैट वी इंडियंस, वी द पीपल हु आर देयर इन इंडिया, वी एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन and also we keep our own religion intact. So also protecting our own religion in addition to respecting and welcoming other religion. So the Indian concept of religion is actually related to tolerance, acceptance, rather than Western concept of secularism, which says that state shall not interfere into religion, that state has no religion of its own, that the state shall not protect any religion. Western concept ये है. Indian concept is very different. According to Vasudev versus Vamanji
1881 ILR, court is saying that in India, state protects all religion but interferes with none. ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा लेकिन इंटरफेयर नहीं करेगा. In the case of St. Xavier College versus State of Gujarat, 1974, Supreme Court is saying that secularism is neither anti-God or pro-God. सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट एंटी गॉड है या प्रो गॉड है. इसका मतलब ये है दैट इट ट्रीट्स अलाइक ऑल द डिवोट, एथीस्ट एंड एंटागोनिस्ट. ये सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देगा, चाहे आप गॉड के बिलीवर हो या ना हो, चाहे आप गॉड में डाउट करते हो, चाहे आप गॉड को मानते ही नहीं हो. तो in this case, Supreme Court is saying that secularism in India is not like anti-God or pro-God. It is only that state will treat everyone, irrespective of whatever belief they have, state will treat everyone equally. This is Indian secularism. ठीक है, that the state shall protect all the religion, the state shall respect all the religion, state will distance itself equally to all religion. ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट करता है अपना स्टेट. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल द रिलीजन. सो दिस इज इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म. देखो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्यों इतना नेगेटिव है. एक्चुअली आज हम बोलते हैं दैट द स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इनटू रिलीजन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सेकुलरिज्म. ठीक है, अर्लियर इट वाज लाइक दैट द रिलीजन शुड नॉट इंटरफेयर इनटू स्टेट एक्टिविटीज. Or to be very particular, in context of Europe, church shall not interfere into state activities. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यूरोप में डार्क एज आया था 5th century AD से 14th century AD. और इसको डार्क एज क्यों कहते हैं? Because there was absolutely no development in the area of science, philosophy, art, literature, or in any way there was absolutely no development. और ये तो एक चीज है कि डेवलपमेंट नहीं था. Other thing is society was facing extreme poverty. People were fighting also for basic amenities. खाने के लिए लड़ रहे थे, ब्रेड नहीं था. There were many revolutions in the history of Europe, many civil wars where people are fighting against church, against state to at least ensure basic rights. ठीक है, तो जॉन लॉक आया, मॉन्टेस्क्यू आए, बहुत सारे फिलोसफर्स आए, उन लोग ने बताया दैट हाउ चर्च शुड नॉट इंटरफेयर इनटू स्टेट एक्टिविटीज. तो बहुत बड़ी स्टोरी है सेकुलरिज्म और वेस्टर्न वर्ल्ड डिफरेंट है. तो वहाँ क्या हुआ, एक्चुअली जो चर्च था डार्क एज में, चर्च ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया स्टेट में. इंटरफेयर वर्ड भी छोड़ो, चर्च कंट्रोल्ड द स्टेट, church controlled the society. So it was like there was a time that only 1% of the people of it is in relation to France, that only 1% of people are holding 99% of the wealth, and the other 99% of people are only having 1% of the wealth. So this much inequality was there in France and also in rest of the Europe. ठीक है, and who is the main culprit? Church. तो उसका भी revolt हुआ. For example, if you remember, there was this 30-year wars. It was somewhere around 1610 to 1640, or it is the outcome of these 30-year wars that finally the people were able to make sure that the church shall not interfere into the activities of state. तो ये 30-year वॉर का रिजल्ट है. और ये सिर्फ 30-year वॉर्स का रिजल्ट नहीं है, बहुत सारी रिवोल्यूशंस हुई थी. Many revolutions were there, civil wars were there, revolts were there in the history of Europe. तो ये सब हुआ है. तो people were frustrated from the corruption of the church, how this church is exploiting all kind of wealth, public resources, and people are left with nothing. So there this concept has been developed out of frustration that church shall not interfere into the state activities. But in India, our concept is like, it already was there in Indian philosophy
दैट सर्वधर्म समाभव, सब धर्म को एक्सेप्ट करो, टॉलरेट करो एंड स्टिल अपना धर्म मानते जाओ। तो ये इनका इवोल्यूशन ही अलग है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने ये वर्ड ले लिया है सेकुलरिज्म, विच वॉज नॉट इवन देयर इन द डार्क एज। दिस term secular has been coined in the year 1851 in 19th century, ठीक है, and we only have borrowed this term. Our concept is very original, our concept is very different. So people who question that why we are imposing this secularism, which is a western concept, my answer to those people are, we only have borrowed the term, our concept is very different. Another thing is whether it was necessary to add this word to the preamble of the constitution. For me, at least for me, I believe that there is no harm of adding this word, because see, it is not like that this concept was imposed in the year 1976. Rather, this amendment only spelled out what was already there in the Constitution of India. So we already had enough articles, enough provisions to support the concept of secularism, to support that India is a secular state. This amendment has only, elevated this to the level that now it is also in the preamble. And also we know that in the case of SR Bombay versus Union of India, Supreme Court has said that secularism is the basic structure of the constitution. तो अगर हमने प्रियम्बल में ये वर्ड रखा भी है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारा प्रियम्बल के पास जो 5 वर्ड है, सेकुलरिज्म को छोड़ के जो 4 वर्ड है, दैट इज सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दे टेल्स अस ना कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. So what is the problem with secular? Because secularism is also the nature of Indian state. So why not to keep it in the preamble? There is no harm. तो अच्छा ही हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने प्रीएम्बल में एक्सप्लिसिटली बोल दिया दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट. अब वो चीज़ हम बाद में देखेंगे सेकुलरिज्म के लेक्चर में कि सेकुलर स्टेट क्यों है इंडिया. तो यार इंडियन फिलॉसफी में जाओ, इंडियन हिस्ट्री में जाओ, इंडिया हैज़ always been like this. Or some people nowadays are challenging the very constitution. Forget about the word secularism. People are challenging that this constitution should be repealed altogether. क्यों हमने ये constitution लेके रखा है? Why we are so much influenced from western countries? What is the need of this constitution? Need तो छोड़ो, people are saying that constitution is not a good one. My answer to those people, or ठीक है, not answer, my opinion on this is, see, India is the only country in this Indian subcontinent that has stable political history, that has stability so far. You talk about Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka. In all these countries, there has been political instability. Sri Lanka, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, ठीक है, इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज दे हैव रिपील्ड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दे आर introducing new constitutions. Then in other countries we have seen that how politically unstable they are. Military has overthrown the government and military is ruling the whole state, entire country, and there are revolts, there are revolution. It is only this country, India, which stands still, and the credit goes to constitution because our constitution is so balanced. It has separation of power, it has checks and balances, it has responsibility, it has accountability, it has all good components. And because of this only, because of this neat framing of the Constitution of India only, that still after 75 years of independence, India's constitution has not become outdated. Okay? If we see our neighboring countries, how disturbed they are, politically disturbed they are, but this is never the case in India. So I think our constitution is good.
and if there are some provisions which need to be changed, we have Article 368 of Constitution of India. You can add something, but obviously that is subject to doctrine of basic structure, which is you cannot amend or change the basic structure, and secularism is the basic structure of the Constitution of India as said by Supreme Court. ठीक है? So those who are challenging the Constitution, do one thing, give us alternative. कुछ ऐसा हमें document दो, because see, this is very important thing that we should have some consensus. We should agree to some document which can rule the country, because India is a very diverse state. Not everybody can do whatever they feel. We have to be regulated in a positive sense. तो हमारे पास कुछ है, कॉमन डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, ग्रैंड नॉर्म तो होना चाहिए, एंड इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सर्विंग इट्स ऑब्जेक्टिव and so far it has done so beautifully, and if you are questioning still, then give us an alternate. Anyways, वो हम बाद में करेंगे पढ़ेंगे. So this is secularism. So India's secularism is different from Western secularism. India's secularism means that state shall protect all religion and not interfere in any religion. प्रोटेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है, ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म. फिर बहुत सारे केसेस में सेकुलरिज्म पे बात की गई है. अब ये सेंट जेवियर कॉलेज वाले केस में ही बोला गया है दैट सेकुलरिज्म इन इंडिया इज नाइदर एंटी गॉड और प्रो गॉड. It is only that secularism in India treats devout, atheist and antagonist, those who believe in God, those who questions God, or those who don't believe in God. In India will treat all of them equally. This is the concept of secularism. ठीक है? Now separate lecture बनाएंगे secularism पे, बाकी का concept तब discuss करेंगे. Coming to Article 25, 26, 27 and 28 of the Constitution. So these are the articles which support this concept of secularism, which is reflected now in the preamble of the Constitution. What is Article 25? Firstly, Article 25 gives right to an individual, and Article 26 gives right to organized religious denominations. तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब राइट टू रिलीजन इज ओनली कन्फर्ड टू सिंगल इंडिविजुअल. अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशंस है उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू रिलीजन दे रहा है अंडर आर्टिकल 26. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट इज आर्टिकल 25. सो आर्टिकल 25 इज subject to public order, morality and health, and also to other provision of this part, every person or all person has right to conscience and right to freely profess, propagate and practice any religion. This is Article 25. Now, in order to understand Article 25, we can divide this article into two parts. The first one is the restrictions, that is subject to public order, morality and health, and also to other provision of this part. And the second one is what all freedom this article is giving to every person. Every person. और कौन से freedom दे रहा है? 4 freedom दे रहा है. Freedom of conscience, freedom to profess, freedom to practice and freedom to propagate. तो ये चारों चीज हमें समझना है. पहले हम बात कर लेते हैं restrictions क्या हैं. तो restrictions है subject to public order, morality and health. Now these 3 things, public order, public health, public morality, these words are nowhere defined. Whether in constitution or any statute, these words are not defined. It is the responsibility or it is the task of the courts in India to interpret these terms. So we do not have a proper definition of these terms, that this will be public order, this will be public morality and this is health. We do not have definition on these. But the thing is,
case to case basis, Supreme Court has given its meaning that what is public order, what is morality, what is health. ठीक है, so we don't have definite meaning, it depends case to case basis, but at least we have this layman understanding that what is public order, what is morality and health. Coming to the second one, that is subject to other provision of this part. ये इसका मतलब क्या हुआ? It means that right to religion is subject to other fundamental right. Article 25 is not saying that subject to other provision of the constitution. ऐसा नहीं बोला है आर्टिकल 25 ने. आर्टिकल 25 बोल रहा है that subject to other provision of this part. This part means part 3 of the constitution. Part 3 means fundamental right. तो आर्टिकल 25 बोल रहा है that right to religion is subject to other fundamental right, which means कि अगर क्लैश होता है राइट टू इक्वालिटी में, राइट टू फ्रीडम में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, तो इट इज ऑलवेज दैट दीज राइट्स, एनी राइट विच इज नॉट राइट टू रिलीजन will prevail over right to religion. So this is the status of right to religion in part 3, that is right to religion is subject to other fundamental right, है ना? This is the thing. Now coming to those 4 freedoms or rights that has been promised to every person in India. Now again one more thing, every person, all person word use किया गया है, as we have seen in article 14, article 20, article 21. ठीक है, so majorly in Indian constitution all the fundamental rights, majorly fundamental rights are given to every person. Only few fundamental rights are only to Indian citizen, that is article 19, है ना, freedom of movement, right to freedom. Only in addition to few others, article 19 is promised to only Indian citizen. Many of the fundamental rights are available to all person. Like is the case article 25. Article 25 is for all person, whether you are Indian citizen or not, whether you are illegal migrant, whether you are refugee, whether you are from any world, you have right to religion. Finally coming to those 4 words, that is freedom or right to conscience, profess, practice and propagate. Coming to right to conscience. So what is right to conscience? Again, these 4 words are nowhere defined in Constitution of India or any other statute. So again it is the responsibility of the Supreme Court of India or the High Courts to define this word, to give meaning to these words. So time and again Supreme Court has decided that what is conscience, what is profess, practice and propagate. So how the Supreme Court has defined this word conscience? According to Supreme Court, conscience means your inner belief, your faith, which is in relation to your spiritual well-being. So the Supreme Court is saying that right to conscience means that right to entertain any belief or any faith which is in promotion to your spiritual well-being. तो हर टाइप की बिलीफ और फेथ नहीं आएगा, only those belief or faith which a person belonging to that particular religion considers that it is important, it is mandatory for his or her well-being, spiritual well-being. So this is how Supreme Court has defined conscience, freedom of conscience. So freedom of conscience gives these 2 rights to a person, that is freedom to entertain any belief, freedom to entertain any faith, plus freedom to exhibit your faith, freedom to exhibit your feeling, freedom to exhibit your belief. तो it is not limited to कि आप सिर्फ बिलीव कर सकते हो, आप सिर्फ फेथ कर सकते हो, but you can also exhibit. Exhibit means आप दर्शा भी सकते हो कि आप फील क्या कर रहे हो. अगर मैं फील कर रही हूँ कि आरती करने से मुझे अच्छा लगता है,
तो मैं आरती कर भी सकती हूँ, मैं दर्शा भी सकती हूँ, है ना. दिस इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. नाउ कमिंग टू फ्रीडम टू प्रोफेस. Freedom to profess means to declare openly that I belong to this particular religion. Now this declaration can be in any form. Maybe मैं तिलक लगा के बाहर जा रही हूँ, so I am declaring I am from Hindu religion. Maybe I am wearing hijab, so I am declaring in this way that I belong to Muslim religion. Maybe I am wearing that cross and I am declaring that I am from Christianity. ठीक है? So profess means that you have this right to openly declare, to announce what is your religion. I have every right to tick that check box which is there in any government form, जब भी हम कहीं apply करते हैं, which asks to you from which religion you are. So I can announce my religion there that I belong to Hindu, I belong to Muslim, I belong to Christianity, I am Jewish. जो भी है मैं बता सकती हूँ, ठीक है. So this is freedom to profess. Profess means to openly declare, to announce your belief. Next one is freedom to practice. Practice means a person has freedom, a person has right to practice all those tenets, all those observation, ritual, tradition, or any kind of thing which is there in their religion. For example, मेरा कंसाइंस है कि मैं हिंदू धर्म में मेरा बिलीफ है, दैट इज माई फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. मैंने लोगों को बता के भी रखा है कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, दैट इज माई राइट टू प्रोफेस. मैंने बता भी दिया है. अब मैं बिलीव भी करती हूँ, मैंने बता के भी रखा है. अब मेरा ये भी राइट है कि मैं हिंदू धर्म प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ, कि अगर मुझे नहा धो के मंदिर जाना है मैं जा सकती हूँ. आई कैन प्रैक्टिस माई रिलीजन. अगर मुझे नवरात्रि के व्रत रखने हैं मैं रख सकती हूँ. आई कैन प्रैक्टिस इट. मैं सुबह शाम आरती कर सकती हूँ, मैं दिया जला सकती हूँ, मैं फास्टिंग कर सकती हूँ, मैं परिक्रमा लगा सकती हूँ. दीज आर प्रैक्टिसेस. ठीक है. अगर मैंने कंसाइंस है मुस्लिम धर्म में, मैं बिलीव करती हूँ मुस्लिम धर्म में, ठीक है, दैट इज माई कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. फिर मैंने प्रोफेस भी करके रखा है, मैं मेरा जो अटायर है और मेरे मैं जो भी करती हूँ, दैट ओपनली डिक्लेयर्स दैट आई एम मुस्लिम. ठीक है. तो मैंने कंसाइंस भी है, मैं प्रोफेस भी कर दिया है. अब अगर मुझे मेरा धर्म प्रैक्टिस करना है, अगर मुझे नमाज पढ़नी है 5 टाइम, तो मैं कर सकती हूँ, दैट इज माई प्रैक्टिस. I can go to mosque for prayers, that is my practice. I can go to some kind of procession, religious procession जो कि होते हैं मुस्लिम्स में, that is my practice. तो ये सब मैं कर सकती हूँ. अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरा बिलीफ है, मेरा फेथ है क्रिश्चियनिटी में, that is my freedom of conscience. मैंने डिक्लेयर करके रखा है I am Christian, everybody knows around me I am Christian. Also, I have freedom to practice. I have right to practice my Christianity. That is, I can go each Sunday to offer my prayers. ठीक है. मैं चर्च में जा सकती हूँ, मैं क्रॉस पहन सकती हूँ, मैं अपना अटायर जो क्रिश्चियनिटी में होता है मैं पहन सकती हूँ, मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ, मैं बाइबल कैरी कर सकती हूँ. तो ये होता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, कि जो भी आपके धर्म की डॉक्ट्रीन्स हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी कल्चर है, यू कैन प्रैक्टिस इट, है ना. फिर आता है प्रोपोगेट, द फोर्थ वन. प्रोपोगेट मीन्स टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ योर रिलीजन टू अदर पीपल. तो जैसे कि हमने देखा है, वी हैव सम चैनल्स, संस्कार टीवी, आस्था टीवी. उसमें क्या होता है, दिन भर आपको एक पर्टिकुलर धर्म, हिंदू धर्म का आपको प्रवचन मिलेंगे, गीता बताया जाता है, रामायण बताया जाता है और भागवत बताई जाती है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रीडम टू प्रोपोगेट. दैट इज यू आर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ योर रिलीजन टू अदर पीपल. दैट इज फ्रीडम टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोपोगेट. Now the thing is, right to propagate never means right to conversion. You can only teach other about your religion. You cannot force other people to convert to your religion. Right to propagate means right to educate other people about your religion, not
that you will ask other people to convert into your religion. This is right to propagate. And then we have Article 25 Clause 2, which gives the state some power to legislate on non-religious or secular activities. ठीक है, तो स्टेट को आर्टिकल 26 क्लॉज 2 ये पावर देता है कि आप सेकुलर एक्टिविटीज पे लॉ बना सकते हो, आप लेजिस्लेट कर सकते हो, और इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 26, 27, 28 भी देखेंगे और कुछ केस लॉज पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।